हैप्पी हिप्पी मूवमेंट, पीस लव एंड फ्रीडम। 1960 की अमेरिका में पूरी एक जनरेशन ये सपना देख रही थी कि अब दुनिया बदल जाएगी। यंग लोग वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे और एक नई दुनिया बनाने का सपना भी देख रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसी ब्यूटीफुल मूवमेंट के अंदर एक ऐसा इंसान कैसे पैदा हुआ जिसने पूरे हिप्पी एरा को ही खत्म कर दिया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस एक इंसान ने कैसे दर्जनों यंग लड़कियों को अपना एक ज़ॉम्बी बना दिया जो इसके एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार रहती थी। आज से ठीक 90 साल पहले 12 नवंबर 1934 को अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में एक 16 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का कोई बाप नहीं था। माँ एक एडिक्ट थी जो लगातार शराब पीती रहती थी। बच्चे को छोड़कर हफ्तों हफ्तों गायब भी रहती थी। इस बच्चे का नाम था चार्ल्स मिल्स मैडॉक्स, लेकिन आगे जाकर दुनिया इसे एक दूसरे नाम से जानने वाली थी। क्या बोले, मैं समझा नहीं। जब चार्ल्स सिर्फ 5 साल का था, उसकी माँ को एक रॉबरी केस में 5 साल की जेल हो गई। ये बच्चा पूरी तरह अकेला था, कोई फैमिली नहीं, कोई घर नहीं और कोई प्यार करने वाला नहीं। 1947 में जब चार्ल्स सिर्फ 12 साल का था, उसे अपनी पहली चोरी के केस में बॉयज स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन चार्ल्स यहाँ से 18 बार भागा और हर बार पकड़ा गया। देखो, चार्ल्स मैनसन की कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 1934 से लेकर 1967 तक, यानी अपनी जिंदगी के पहले 33 साल में से 17 साल तक लगभग आधी जिंदगी चार्ल्स ने जेलों में और रिफॉर्म स्कूल में बिताई। इस इंसान को कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, कभी किसी ने इसकी केयर नहीं की। और हाँ, इस दौरान जेल में रहते हुए चार्ल्स ने एक चीज सीखी, गिटार बजाना और गाने लिखना। 21 मार्च 1967 जब 10 साल की जेल काटने के बाद रिलीज किया जाना था, तो उसने जेल के अधिकारियों से एक बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे जेल में ही रहने दो। उसने कहा कि बाहर की दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जेल के अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे रिलीज कर दिया। अब 33 साल का चार्ल्स सैन फ्रांसिस्को को पहुंचा, और ये एग्जैक्ट वही टाइम था जब पूरे अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट अपने पीक पर था। हजारों यंग लड़के लड़कियां अपने घरों से भागकर सैन फ्रांसिस्को के हाई टैश बरी इलाके में जमा हो रहे थे। वहाँ की कल्चर थी फ्री लव, LSD, कम्युनल लिविंग और सोसाइटी के रूल्स को रिजेक्ट करना। चार्ल्स ने जब ये देखा तो उसे समझ आ गया कि यही उसका मौका है। इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में सीखी हुई मैनिपुलेशन की स्किल्स को यूज किया। उसने अपने बाल लंबे बढ़ा लिए, दाढ़ी रख ली, गिटार हाथ में लिया और हिप्पी फिलॉसफी की बातें करने लगा। उसके फॉलोअर्स उसे जीसस क्राइस्ट की तरह देखने लगे। 1967 में ही चार्ल्स की मुलाकात हुई मेरी ब्रूनर नाम की एक लड़की से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लाइब्रेरियन थी। मेरी मिडिल क्लास फैमिली की थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन चार्ल्स की बातें सुनकर वो पूरी तरह से उसके इन्फ्लुएंस में आ गई थी और वही चार्ल्स की पहली फॉलोअर थी। और यहीं से शुरू हुई द मैनसन फैमिली। धीरे धीरे चार्ल्स के साथ और लड़कियां भी जुड़ने लगी। सुसान एटकिंस, पेट्रिशिया क्रेनविंकल, लेस्ली वैन हाउटेन, लिंडा कासाबियन, ये सब की सब यंग लड़कियां थीं जो अपने घरों से भाग कर आई थी और प्यार और एक्सेप्टेंस की तलाश में थीं। चार्ल्स ने उन सबको वो दिया जो उन्हें चाहिए था, अनकंडीशनल लव, एक फैमिली की फीलिंग और एक नई दुनिया का सपना। समर 1968 चार्ल्स और उसकी फैमिली एक जगह पहुंची जिसका नाम था स्पान रांच। ये एक पुरानी मूवी रॉन्च थी जहां 1950 में वेस्टर्न फिल्में और टीवी शो शूट होते थे। अब ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी और यहाँ एक 80 साल का अंधा आदमी रहता था जिसका नाम था जॉर्ज स्पान। चार्ल्स ने जॉर्ज के साथ एक डील की, फैमिली की लड़कियां जॉर्ज की देखभाल करेंगी, रांच को मैनेज करेंगी और बदले में वो पूरी फैमिली यहाँ फ्री में रह सकती है। जॉर्ज मान गया और यहीं से शुरू हुआ द डार्केस्ट चैप्टर। इस पान रांच पर चार्ल्स ने अपनी फैमिली को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हर रोज LSD, मैंडेटरी ऑर्जीज और घंटों तक चलने वाले हिप्नोटिक लेक्चर्स। धीरे धीरे ये यंग लड़कियां चार्ल्स की ज़ॉम्बी बन गईं। वो उनके हर हुक्म को मानने लगी, चाहे वो सही हो या फिर गलत।
दिसंबर 1968 द बीटल्स ने अपना एक व्हाइट एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम में एक गाना था हेल्टर स्केल्टर। यूके में ये बस एक प्लेग्राउंड स्लाइड को रेफर करता था, लेकिन चार्ल्स मैनसन ने इस गाने में कुछ और ही देखा। चार्ल्स ने अपने फॉलोअर्स को बताना शुरू किया कि बीटल्स ने उन्हें मैसेज भेजा है। उसने कहा कि व्हाइट एल्बम की बाइबल का बुक ऑफ रिवेलेशन से लिंक है और जल्द ही अमेरिका में एक रेस वॉर होने वाली है, जिसे वो हेल्टर स्केल्टर कह रहा था। चार्ल्स की थ्योरी थी कि ब्लैक पीपल्स व्हाइट पीपल्स के खिलाफ उठेंगे, पूरे अमेरिका में खून खराबा होगा और जब सब खत्म हो जाएगा तो चार्ल्स और उसकी फैमिली एक अंडरग्राउंड सिटी से निकलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। ये सब सुनकर लगता है कि बिल्कुल पागलपन है, लेकिन चार्ल्स की फैमिली इस पर यकीन करने लगी और जब ये रेस वॉर खुद से शुरू नहीं हुई तो चार्ल्स ने फैसला किया कि वो खुद इसे शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1968 में चार्ल्स की मुलाकात हुई द बीच बॉयज के ड्रामर डेनिस विल्सन से। डेनिस ने 2 हिचहाइकर लड़कियों को लिफ्ट दी थी, जो कि चार्ल्स की फैमिली की मेंबर्स थी। यहाँ चार्ल्स को ये मौका मिल गया एक सेलिब्रिटी के करीब जाने का और डेनिस तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया था चार्ल्स से। उसने पूरी मैनसन फैमिली को अपने घर में रहने के लिए बुला लिया, जो सनसेट बुलेवार्ड पर था। यहाँ महीनों तक वो साथ रहे, एसिड लिया और ग्रुप किया। डेनिस सोच रहा था कि चार्ल्स एक ग्रेट म्यूजिशियन है और उसने बीच बॉयज के लिए चार्ल्स के स्टूडियो टाइम तक बुक कराया, लेकिन बाकी बैंड मेंबर्स को चार्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रायन विल्सन ने साफ मना कर दिया कि वो चार्ल्स के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बीच बॉयज ने चार्ल्स के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया, सीज टू एग्जिस्ट, जिसे बदलकर नेवर लर्न नॉट टू लव नाम दिया गया। लेकिन क्रेडिट चार्ल्स को नहीं दिया गया। चार्ल्स को लगा कि उसे धोखा दिया गया है। अब चार्ल्स के दिमाग में था कि वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। डेनिस विल्सन ने उसे मिलवाया टेरी मेल्चर से, जो कि एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर था और डोरिस डे का बेटा था। टेरी उस टाइम 1050 सिलो ड्राइव पर रहता था, जो हॉलीवुड हिल्स की एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट थी। 1969 चार्ल्स टेरी के घर गया उससे मिलने के लिए, लेकिन टेरी ने बहुत ही रूडली चार्ल्स को वापस भगा दिया और कहा कि निकल जा यहाँ से। ये चार्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। टेरी ने चार्ल्स को कोई रिकॉर्ड डील नहीं दी। उसकी माँ डोरिस डे को चार्ल्स के बारे में पता चल गया कि वो कितना डेंजरस है और उसने अपने बेटे को वो घर छोड़ने के लिए कहा। जनवरी 1969 में टेरी उस घर से मूव आउट हो गया और फिर वो घर मिल गया रेंट पर एक बहुत ही फेमस कपल को, एक्ट्रेस शेरन टेट और डायरेक्टर रोमन पोलांस्की। 8 अगस्त 1969 की शाम चार्ल्स मैनसन ने अपने 4 फॉलोअर्स को बुलाया, टेक्स वॉटसन, सुसान एटकिंस, पैट्रिशिया क्रेनविंकल और लिंडा कासाबियन। उसने उनको चाकू और कपड़ों के चेंजेस दिए और कहा नाउ इज द टाइम फॉर हेल्टर स्केल्टर। उसने कहा 1050 सिलो ड्राइव पर जाओ और वहाँ जो भी मिले उन सबको मार दो एज ग्रूसमली एज पॉसिबल, और हाँ लीव अ साइन समथिंग विची। मिडनाइट के बाद ये चारों लोग उस घर पहुँचे। वहाँ उस रात 5 लोग थे। शेरन टेट जो 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जे सेबरिन एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट, एबिगेल फोल्गर्स कॉफी की एरेस, वोइटेक फ्रीकोवेस्की एक स्क्रीन राइटर, स्टीवन पेरेंट 18 साल का एक लड़का जो केयर टेकर से मिलना आया था। उस रात जो हुआ वो इतना भयानक था कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर कांप जाते हैं। कुल 102 चाकू के वार किए गए। शेरन टेट को 16 बार चाकू से मारा गया। उसने अपनी जान के लिए भीख मांगी, अपने अनबॉर्न बेबी के लिए रहम की भीख मांगी, लेकिन सुसान एटकिंस ने कहा आई डोंट हैव मर्सी फॉर यू। और सबसे डरावनी बात, जब सब मार दिए गए तो सुसान एटकिंस ने शेरन टेट के खून में एक तौलिया डुबोया और उनके फ्रंट डोर पर लिखा पिग।